अस्सलाम वालेकुम। CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू डिस्क्राइब टोकन्स। टोकन्स को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। टोकन्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम रेगुलर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ईजी होते हैं, ये सिंपल होते हैं, इनको अंडरस्टैंड ईजिली किया जाता है और ये एफिशिएंट होते हैं लेक्सिकल एनालिसिस को जनरेट करने के लिए। और लेक्सिकल एनालिसिस का प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था कि स्कैनिंग को ही हम लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं, जो कि आपके सोर्स कोड को टोकन्स में जनरेट करते हैं। तो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं ये जनरेट करने के लिए ये एफिशिएंट होती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे लैंग्वेजेस किस तरह बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे लेट किया गया कि समीशन जो है इसको हमने अल्फ़ाबेट का नाम दिया और इस अल्फ़ाबेट में सेट ऑफ करैक्टर्स हैं। तो इन सेट ऑफ करैक्टर्स से हम लैंग्वेज किस तरह बनाते हैं। अब जो भी आपके सेट ऑफ करैक्टर्स हैं उनमें से जब हम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को निकालते हैं तो हमारे पास एक लैंग्वेज बनती है कि अल्फ़ाबेट फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि इंग्लिश करैक्टर्स हैं। यहाँ पे सेट ऑफ करैक्टर्स क्या है? इंग्लिश के सेट ऑफ करैक्टर्स हैं। अब अगर हमारे पास इंग्लिश करैक्टर्स हैं तो उससे हम कौन सी लैंग्वेज बना सकते हैं? उससे हम इंग्लिश लैंग्वेज बना सकते हैं, यानी कि इंग्लिश सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। यानी ये देख रहे हैं, बताइए कि समीशन को हम कह रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट जिसके अंदर सेट ऑफ करैक्टर्स हैं। तो अगर आपके पास सेट ऑफ करैक्टर्स होंगे तो आप उन्हीं करैक्टर्स से लैंग्वेज को बनाओगे। जैसे इंग्लिश करैक्टर है तो इंग्लिश सेंटेंसेस की लैंग्वेज बनेगी। जैसे अगर आपका अल्फ़ाबेट आस्की है, ठीक है, अगर आपके पास आस्की करैक्टर्स हैं तो आप उसमें से कौन सी लैंग्वेज बना सकते हो? C++, जावा, C#, प्रोग्राम्स वगैरह। ओके, तो आगे यहाँ पे बताया गया है लैंग्वेजेस आर सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स। अब जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जितने भी करैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं करैक्टर्स। वी नीड सम नोटेशन फॉर स्पेसिफाइंग विच सेट्स वी वांट। अब हर सेट को स्पेसिफाई करने के लिए नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर लेक्सिकल एनालिसिस वी केयर अबाउट रेगुलर लैंग्वेजेस। अब वही जो हमने ऊपर देखा कि लेक्सिकल एनालिसिस को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। और रेगुलर लैंग्वेज को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से। ईच रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ नोटेशन फॉर रेगुलर लैंग्वेज। हर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलर लैंग्वेज की नोटेशन होती है। इफ़ ए इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर ए हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे रेगुलर लैंग्वेज के लिए? उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे L ऑफ A। जो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का नाम है उसके बाहर आप L लिखेंगे, तो ये जो अब नोटेशन होगी ये उस लैंग्वेज को डिनोट कर रही होगी। अब यहाँ पे अगला जो कंसेप्ट है वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो इनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। इनको हम डायरेक्ट एग्जांपल से स्टडी करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं और ये उनकी स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन रेगुलर एक्सप्रेशन से कौन कौन सी लैंग्वेजेस मान रही हैं। अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ए है तो ए से हम कौन सी लैंग्वेज बना सकते हैं? अब एक ही लेटर है, एक ही इनपुट लेटर है यहाँ पे हमारे पास, तो एक सिंगल करैक्टर से हमारे पास सिर्फ एक सिंगल करैक्टर की ही लैंग्वेज बनेगी। ठीक है, ए है तो ए ही हमारी लैंग्वेज में आएगा। अगर तो दो यहाँ पे करैक्टर्स हैं ए बी, दो इनपुट लेटर्स हैं, तो इनसे कौन सी लैंग्वेज बनेगी? ए बी की ही लैंग्वेज बनेगी यहाँ पे। उसके बाद अगर थर्ड यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बताई गई है ए और बी, ये जो सिंबल है ये पाइप सिंबल है, ये एज एन और यहाँ पे यूज होता है। मीन्स के यहाँ पे दो जो कैरेक्टर्स हैं इनमें से एक को चूज हमने करना होता है। या तो हम ए को करेंगे या हम बी को चूज करेंगे। तो हमारी लैंग्वेज में किस तरह बनेगी कि अगर तो हम ए को चूज करेंगे तो हमारी लैंग्वेज में ए आएगा, या अगर हम बी को चूज करेंगे तो हमारी लैंग्वेज में बी आएगा। तो ये यहाँ पे दो तरह की ये लैंग्वेजेस बन रही हैं इन करेक्टर्स से। अगर हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इस तरह का है, ब्रैकेट के अंदर ए बी और बाहर स्टार लगा हुआ है, तो आपने याद रखना है कि जब स्टार लगा होगा तो इसका मतलब कि आपके रेगुलर लैंग्वेज में ज़ीरो भी आ सकता है, ये एम्प्टी सेट भी आपके लैंग्वेज में आ सकता है। और दूसरा ये कि ये जो आपके लेटर्स हैं ये बार बार रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम इसको रिपीट किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेज बनेगी। एक तो ये कि स्टार से हमें पता चल रहा है कि आपके यहाँ पे एम्प्टी सेट भी आ सकता है। दूसरा ये कि हम ए बी भी लिख सकते हैं और उसके बाद हम ए बी को जितने टाइम मर्जी रिपीट भी कर सकते हैं। ये स्टार का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना कि एक तो स्टार यहाँ पे लगा होता है, एक प्लस साइन यहाँ पे लगा होता है। और अगर प्लस साइन यहाँ पे लगा होगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आपका फिर ज़ीरो नहीं इंक्लूड होगा आपकी लैंग्वेज में, एम्प्टी सेट नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ज़ीरो को निकाल के बाकी सारे कैरेक्टर्स आपके आ जाएंगे अगर यहाँ पे प्लस लगा होगा। उसके बाद जो आगे है रेगुलर एक्सप्रेशन वो ये है, ब्रैकेट के अंदर ए और एम्प्टी बी।
ये जो सिंबल है ई, ये एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमारे पास किस किस तरह की लैंग्वेज बनेगी। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाली चीज़ को हल करेंगे। अब बाहर जो बी है ना, इसका मतलब है कि आपकी लैंग्वेज में बी लाजमी आएगा, हर दफ़ा बी लाजमी आएगा। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, या तो ए आएगा या फिर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। इन दोनों में से एक को हम चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखें तो अगर हम इन दोनों में से ए को चूज़ करते हैं तो बाहर बी लाजमी आएगा, और अगर हम इस एम्प्टी स्ट्रिंग को चूज़ करते हैं तो बी लाजमी आएगा। यहाँ पे देखें ना, पहले यहाँ पे ए चूज़ किया इन दोनों में से और बाहर बी लाजमी आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज क्या होगी, ए और बी की। और अगर हम एम्प्टी को चूज़ करते हैं तो साथ यहाँ पे बी लाजमी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग और बी। और एम्प्टी को हम लिखें या ना लिखें, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम लिखें या ना लिखें। तो यहाँ तक समझ आ गई, ये कुछ रूल्स हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं, ये आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है वो है फाइनाइट ऑटोमेटन, एफ ए इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ये सारे कंसेप्ट आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हुए हैं ऑटोमेटन सब्जेक्ट में, CS 402 में। तो यहाँ पे भी हम वही सारा कुछ रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटन किन किन चीज़ों पे एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो इनपुट लेटर्स होते हैं, कुछ इनपुट अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम समेशन से डिनोट करते हैं। समेशन के अंदर कुछ सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होते हैं। दूसरा सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, और स्टेट्स को हम इस तरह सर्कल से यानी कि नोट से हम इसको डिनोट करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये स्टेट्स होती हैं। कुछ इनपुट लेटर्स होते हैं, फिर आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, और फिर एक इनिशियल स्टेट होती है जिसको हम दो तरह से डिनोट करते हैं। या तो हम उसको माइनस से डिनोट करते हैं या फिर हम उसको एरो से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखना है, ये आपकी इनिशियल स्टेट की निशानी होती है कि यहाँ उसको माइनस साइन से डिनोट किया जाता है या उसको एरो से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा फाइनाइट ऑटोमेटन में होता है सेट ऑफ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होती है, जब एक नोड से किसी दूसरी की तरफ हम एरो लगाते हैं जैसे इस तरह से, तो ये क्या है, ट्रांजिशन। दो तरह की ट्रांजिशन होती है, एक होती है आउट गोइंग ट्रांजिशन, एक होती है इनकमिंग ट्रांजिशन। यानी जब एक नोड से किसी लेटर को रीड किया जाता है तो ट्रांजिशन जो है वो आउट गोइंग होती है। दूसरी नोड से ट्रांजिशन हो इस तरह से तो ये होती है इनकमिंग ट्रांजिशन। इसके अलावा यहाँ पे होता है सेट ऑफ एक्सेप्टेंस इनके फाइनल स्टेट। अब जिस तरह स्टार्टिंग स्टेट होती है इसी तरह एक फाइनल स्टेट होती है। ये दोनों एक एक होती है, फाइनल भी एक स्टेट होती है और स्टार्टिंग भी एक। तो जिस तरह हम स्टार्टिंग स्टेट को डिनोट करते हैं माइनस और एरो से, फाइनल स्टेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम या तो प्लस से डिनोट करते हैं, दूसरा ये कि हम इसको डबल सर्कल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे ड्रा नहीं हो रहा, लेकिन आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। ये 4-5 चीज़ें जो कि एक फाइनाइट ऑटोमेटन में कंसिस्ट होती हैं। एक तो यहाँ पे कुछ इनपुट लेटर्स होते हैं, दूसरा सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, एक इनिशियल स्टेट होती है, कुछ सेट ऑफ ट्रांजिशन होती हैं और एक फाइनल स्टेट होती है। ये आपने याद रखना है। ओके, अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ओनली वन। ऐसा एफ ए बनाया जाए जो कि सिर्फ वन को एक्सेप्ट करे। तो हम किस तरह बनाएंगे, जैसे मैंने को बताया कि एक इनिशियल नोड आपकी लाजमी होगी और एक फाइनल नोड आपकी यहाँ पे लाजमी होगी। तो यहाँ पे इनिशियल नोड को एरो से डिनोट किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे इनिशियल स्टेट से जब हम वन को रीड करेंगे तो हमारी एक ही ट्रांजिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनपुट लेटर एक ही है तो ट्रांजिशन हमारे यहाँ से एक ही होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना है कि एफ ए में जितने आपके इनपुट लेटर्स हैं उतनी ही आपकी स्टार्टिंग स्टेट से ट्रांजिशन आउट गोइंग होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 1-2 होता तो 1 के लिए अलग यहाँ ट्रांजिशन होगी और 2 के लिए भी यहाँ पे आउट गोइंग ट्रांजिशन होगी। तो ये एफ ए का एक मस्ट रूल है जो कि आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है कि जितने इनपुट लेटर्स होंगे उतनी आउटगोइंग ट्रांजिशंस होंगी। तो हम बताएंगे कि ऐसा एफ ए बनाया जाए जो कि सिर्फ वन को एक्सेप्ट करे। तो जब हम इनिशियल से फाइनल की तरफ एक ट्रांजिशन बनाएंगे और ऊपर वन लिखेंगे, मीन्स कि हम वन को रीड करेंगे और फाइनल में पहुंच जाएंगे। और हमारा एफ ए तब कंप्लीट होता है जब हम फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम वन को रीड करना है तो वन को रीड करके हम फाइनल में पहुंच गए, तो यहाँ पे एफ ए हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह सेकंड जो यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि यहाँ पे हमें करना है एफ ए दैट एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय अ सिंगल जीरो। ऐसा एफ ए बनाया जाए कि जिसमें वन चाहे जितना मर्जी टाइम आ जाए, लेकिन जीरो जो है वो एक दफ़ा आना चाहिए, सिंगल टाइम आना चाहिए।
तो इस तरह का हमें एफ ए बनाना है। तो ये यहाँ पे इनिशियल स्टेट बनाई गई है और ये यहाँ पे फाइनल स्टेट। तो हमने क्या करना है कि लास्ट में 0 आ गया तो हम 5 में पहुँच जाएंगे तो एफ ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे एक लूप लगा दिया 1 का, कि हम जब भी 1 को रीड करेंगे तो हम इसी लूप से दोबारा इसी स्टेट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि जितने टाइम हम 1 को रीड करेंगे बार बार हम इसी स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि जब हम 0 रीड करेंगे तब ही हम फाइनल पहुंच जाएंगे। फॉलो द बाय अ सिंगल 0 का मतलब है कि लास्ट में आप 0 को फॉलो करते हुए फाइनल में पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे 1 का लूप पहले लगाया हुआ है कि जितनी दफ़ा आप 1 को रीड करेंगे आप इनिशियल स्टेट में ही रहेंगे, जैसे ही आप 0 को रीड करेंगे आप फाइनल पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपका जो एफ ए है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वन एग्जांपल है यहाँ पे एफ ए दैट एक्सेप्ट ए बी स्टार ए। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे स्टार लगा होगा उसका मतलब है कि हम उसकी जगह एम्प्टी स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, हम उसको नहीं भी लिख सकते, ऑप्शनल है, और उसको हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, ये आप याद रखना है। लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे शुरू में ए आ रहा है और लास्ट में ए आ रहा है, ये मस्ट है। ये जो स्ट्रिंग है ये आपके एफ ए में लाजमी होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपने ए को रीड करना है और लास्ट में आपने ए को रीड करेंगे तो फाइनल में आप पहुंच जाएंगे, फिर आपका एफ ए कंप्लीट होगा। जब यहाँ पे हमने पहली दफ़ा ए को रीड किया तो हम यहाँ पे आ गए सेकेंड यहाँ पे स्टेट पे। यहाँ से अगर हम ए रीड नहीं करते, बी रीड करते हैं, तो हमने यहाँ पे बी का लूप लगा दिया कि जितनी दफ़ा मर्जी हम यहाँ पे बी को रीड कर लें हम यहाँ पे ही रहेंगे इस स्टेट में ही। लेकिन जैसे ही हम लास्ट में ए को हम रीड करते हैं ए इनपुट लेटर को, तो हम फ़ौरन से फाइनल पहुँच जाएंगे और यहाँ पे हमारा एफ ए कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।